मान को अथर्व का लोग साफ बता रहा था कि अगर मान ने कोई गड़बड़ की तो अथर्व प्रकाश की जान लेने वाला था। लेकिन मान भी कोई गड़बड़ करने के मूड में नहीं था। उल्टा वह तो वेदाक्षी को ही इस रिश्ते में रहने के लिए मना रहा था। वह सब लोग आराम से खाना खा रहे थे। अथर्व अभी भी लगातार मान को घूर रहा था। खैर, मान को इंसान की इतनी तो फर्क थी कि वह सामने वाले को देखकर यह अंदाजा लगा सके कि वह उसके बारे में क्या सोच रहा है। और अथर्व को देखकर भी उसे अंदाजा हो चुका था कि अथर्व के दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व की परेशानी उसे गलत भी नहीं लग रही थी, इसलिए वह चुपचाप बस उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर रहा था। खाना खाते हुए अचानक ही वेदाक्षी को ठसका लगा कि मान ने हड़बड़ाकर अपना पानी का गिलास उठाया और उसके मुंह से लगाकर उसे पानी पिलाने लगा। दूसरे हाथ से वह उसकी पीठ को लगातार सहला रहा था ताकि वह कुछ नॉर्मल हो सके। थोड़ी देर बाद बेताक्षी कुछ नॉर्मल हो गई। उसने गहरी सांस भरी। माँ ने पानी का गिलास साइड रखते हुए उसे देखा और बोला, क्या करती हो तुम? आराम से नहीं खा सकती? कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीनने वाला नहीं है बेदू। बेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, खड़ूस मान, डांटो मत। मान ने उसे घूरा और बोला, हरकतें सुधारो अपनी। मुझे पता है खाने की शौकीन हो, लेकिन ऐसे कौन खाता है? तुम्हारी प्लेट में जो खाना है वह तुम्हें खाना है। हम में से कोई भी तुमसे नहीं छीनने वाला है। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी ने मुंह बना लिया। वहीं अतर्फ उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। बेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, ओहो खड़ूस मान, अब बैठ भी जाओ, खाना खाओ अपना। मान अपनी चेयर पर बैठा और उसे देख फिर से बोला, आराम से खाना। बेदाक्षी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। वह सब अपना खाना खाने लगे थे। खाना खा पीकर वह लोग वहीं हाल में बैठ गए और यूं ही इधर उधर की बातें करने लगे। तभी वेदाक्षी ने रुद्रिका को देखा और बोली, दी, मुझे आपके साथ सोना है। यह सुनकर मान और निर्णय ने एक साथ कहा, क्या? रुद्रिका और वेदाक्षी ने उन दोनों को देखा कि तभी वेदू मुंह बनाकर बोली, क्या का क्या मतलब? देखो जीजू, भले ही आपकी शादी मेरी दीदी से हुई है, इस वक्त हम हमारे मायके में हैं और मैं मेरी दी के साथ सोऊंगी, और आप अपना जुगाड़ कहीं और देख लो। निर्णय ने हैरानी से कहा, ये क्या बात हुई यार? वह मेरी पत्नी है। भले तुम मायके में हो, मैं उसके रूम में सोने वाला हूँ, और वह भी उसके साथ। तभी मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, तुम्हारी दी पुराण यहाँ भी शुरू हो गया ना? मुझे समझ नहीं आता कि रुद्रा से ऐसा क्या ऑब्सेशन है तुम्हें। हनीमून पर गई थी तो वहाँ दी के पीछे जाना है, दी के पास जाना है, और यहाँ आई हो तो यहाँ भी। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, देखो खड़ूस कुमार, तुम्हारे पास तो अच्छा ऑप्शन है ना, आराम से फैल कर बेड पर सोना। मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी, इसलिए तुम भी मुझे परेशान मत करो। मुझे अपनी दी के पास सोना है। तभी रुद्रिका ने कहा, बात तो सही है। देखो निर्णय, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे, इसलिए तुम और माँ ने एक रूम शेयर कर लो। मैं और वेदू एक साथ सोने जा रहे हैं। यह बोल वह दोनों उठी और चली गईं। मान और निर्णय हैरानी से देखते ही रह गए। निर्णय ने कहा, यहाँ इसके रूल चलेंगे इससे क्या मतलब? उस घर में कौन से मेरे रूल चलते हैं? वहीं अथर भी उनको देख रहा था। उसके होठों पर तो एक मुस्कान थी। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी दोनों भतीजियां अपने पतियों को अच्छे से सबक सिखा रही थी। निर्णय ने मान को देखा और बोला, मैं घर जा रहा हूँ, क्या फ़ायदा यहाँ आने का? ये दोनों तो निकल नहीं यार। मान ने उसे देखा और बोला, ये सोचकर चले भी मत ही जाना। तुम्हें लगता है चाची माँ तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेंगी? बिल्कुल नहीं। वहीं गेट आउट हो जाओगे। बेहतर है यहीं सो जाओ। सड़क किनारे रात बिताने से तो बेहतर ही है। निर्णय ने मुंह बना लिया, फिर बोला, मैं बात करके आता हूँ उनसे। ये बेदू की बच्ची तो अपने ही जीजा का पत्ता कट करने में लगी है। यह बोलकर वह उन दोनों के पीछे चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ अथर्व और मान थे। लेकिन तभी अथर्व का फ़ोन बजा और अथर्व अपना फ़ोन लेकर साइड में चला गया। मान ने गहरी सांस भरी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन निकाला और कॉल पिक करते हुए बोला, जी चाची माँ कहिए। गिरजा जी ने उधर से कहा, तुम लोग वहाँ हो तो कल आते हुए रास्ते में मंदिर होते आना। तुम्हारी शादी के बाद मौका ही नहीं मिला कि तुम दोनों को साथ में मंदिर ले जाऊं। मान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और सो जाइए, काफ़ी लेट हो गया है। गिरजा जी ने हामी भरी और मान फोन रखने को हुआ कि तभी गिरजा जी ने कहा, मान, मैं बेचैन। मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, चाची माँ ठीक है, मैंने कहा तो बेचैन मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
लेकिन अब बेदू मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वह भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, मेरा मन हुआ तो मैं वैसी एक चैन और बनवा लूँगा, लेकिन मुझे उससे वह फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए आप बार-बार वही बात दोहराना बंद कीजिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ वेदू को माँ के पास भी लेकर जाऊँ। गिरजा जी ने हैरानी से कहा, मान तू सच में? मान ने एक बार फिर उनकी बात काटते हुए कहा, हर बार जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि माँ है वहाँ पर, मुझसे बात करती हैं, मेरी सुनती हैं। उनका हक बनता है अपनी बहू को देखना, और मैं उसे माँ से ज़रूर मिलवा कर लाऊंगा। मुझे पता है थोड़ी सी इमेच्योर है वह, लेकिन मुझे इतना भी पता है समझती सब कुछ है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। लेकिन गिरजा जी अभी नहीं चाहती थी कि मान बेदाक्षी को वहाँ लेकर जाए, क्योंकि अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ था, और ऐसे में वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी दिक्कत हो। वैसे भी उन दोनों की शादी तो अनजाने में बिना किसी जाने के हुई थी। उन्होंने गहरी सांस भरी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अभी वहाँ जाओ। वेदाक्षी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ कह रही हूँ तो सोच समझ कर कह रही हूँ ना। बाकी मेरी बात मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। उनकी बात सुनकर मान शांत हो गया। उसने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊँगा। गिरजा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर फ़ोन रख दिया। मान ने गहरी सांस भरकर एक नज़र फ़ोन को देखा। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, मेरी भतीजी को अगर जरा भी तकलीफ हुई तो यकीन मानो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मान अचानक से यह आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। उसने पलटकर देखा तो अथर्व खड़ा था। उसके चेहरे पर शांत भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। वहीं मान बेचारा यह सोच रहा था कि आखिर उसने कर क्या दिया। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे बेदाक्षी को कोई नुकसान हो या फिर वह हर्ट हो जाए। मान के चेहरे पर सवाल देख अथर्व ने कहा, रुद्रा ने अपनी मर्जी से शादी की, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो समझदार है। अपनी ज़िंदगी उसे कैसी जीनी है अच्छे से समझती है। लेकिन वेदू के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कैसे हो क्या हो, लेकिन मैं अपनी भतीजी को जानता हूँ। वह कैसी है यह भी जानता हूँ, इसलिए उसके बचपन का फ़ायदा उठाने की सोचना भी मत। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, धमकी दे रहे हो मुझे? अतर्व ने उसे शांत भाव से कहा, अब इसे धमकी समझ रहे हो तो धमकी ही सही, वरना मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और मैं जो कहता हूँ वह मैं करता हूँ। यह अतर्व का रिकॉर्ड रहा है। मान ने उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए मेरे रिश्ते सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और वेदाक्षी से जो मेरा रिश्ता जुड़ा है वह उन सारे रिश्तों से ऊपर है जो मेरी ज़िंदगी में है। मुझे उसका साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और वह मेरी गर्लफ्रेंड है। अतर्व ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेहतर है कि तुम संभल कर रहो, समझ कर करो सब कुछ, अच्छा होगा। वेदाक्षी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए बस यही ज़रूरी है। उसकी खुशी का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे जरा सी भी तकलीफ देने की सोचना भी मत। यह कहकर अथर्व अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मान उसे हैरान परेशान सा देखता रह गया। अथर्व के जाने के बाद उसने मन ही मन कहा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, भागकर शादी की निर्णय और रुद्रा ने की, और ये इंसान मुझ पर रौब जमा रहा है। इसमें मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतना सुनाया गया? यह कहकर उसने मुंह बना लिया, और फिर वह भी रुद्रिका के कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि उसका भाई भी वहीं था और उसकी पत्नी भी तो वहीं थी। वह कमरे में गया तो वह तीनों बेड पर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। माँ ने निर्णय को देखा और बोला, तुम तो रुद्रिका को मनाने आए थे ना, क्या हुआ फिर? यहाँ आकर इनकी टीम में शामिल हो गए। बेदू ने उसे देखा और बोली, खड़ूस मान, तुम भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। बाकी जीजू तो मेरे साइड हैं, तुम कुछ भी कर लो, और हमने यही डिसाइड किया है कि मैं दी के पास से रहूँगी। तुम और जीजू एक कमरे में सोने वाले हो, इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, बाकी सोना तो तुम्हें जीजू के साथ ही है। माँ ने निर्णय को घूरते हुए कहा, तुझसे एक काम नहीं होता। निर्णय ने कंधे उचकाए और बोला, मैं क्या करूँ? यह मानने को तैयार ही नहीं है, और फिर मेरी एक ही तो साली है, उसकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? मान ने उसे घूरा और बोला, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में आराम से सोने,
यह बोल वो वहां से निकलकर दूसरे रूम में आ गया। मान बड़े ध्यान से उस रूम को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आया और बालकनी में चला गया। दिमाग में अतर्क की बातें घूम रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका इस तरह से धमकी देने का क्या मतलब था। वो कुछ देर वहीं बालकनी में खड़ा सब कुछ सोचता रहा और फिर वापस अंदर आकर सो गया। उसे पता था निर्णय आराम से आएगा। अगली सुबह मान जल्दी से उठ चुका था, लेकिन निर्णय अभी भी सो रहा था। वहीं उसे पता था वेदाक्षी का भी यही हाल होगा। वो नहा धोकर तैयार हुआ और फिर बाहर चला आया। हॉल में उसे राम और सिया बैठे मिल गए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। राम उससे कुछ बातें करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद अथर भी आ गया और ऐसे ही एक एक करके सब लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। सिया ने उन सबको देखा और बोली, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ, तुम सब लोग आराम से नाश्ता कर लो, उसके बाद बच्चों को निकलना भी है। राम ने हामी भरी और सिया उठकर किचन की तरफ चली गई। वेदाक्षी तो सिया के पीछे पीछे ही थी। उसे पता था कि नाश्ते में जरूर कुछ टेस्टी सा बना होगा, जो कि उसके वहाँ होने पर अक्सर होता था। सिया हमेशा कुछ अच्छा बनाती थी, इसलिए वेदू बस जल्दी से नाश्ता करना चाहती थी। बस सब लोग अभी नाश्ता करने बैठे ही थे, तभी घर के बाहर अचानक से कार रुकने की आवाज़ आई। किसी ने 2-3 बार जोर जोर से हॉर्न भी बजाया। राम ने अचानक से कहा, ये कौन आया है? कोई आने वाला था क्या? यह कहते हुए उसने अथर्व को देखा और बोला, तुमने अध्याय को कुछ नहीं बताया ना? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, मन तो बहुत था, लेकिन आपके बारे में सोचकर रुक गया। वेदू ने जब अध्याय का जिक्र सुना तो सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, पापा को क्या नहीं बताया? अथर्व ने तुरंत कहा, तुम्हारी शादी के बारे में। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने शादी कर कैसे ली, वह भी तब जब भैया भाभी थे ही नहीं। उसके सवाल पर मान शांत सा वेदाक्षी को देखने लगा। इससे पहले वो उसे कुछ कहती कि तभी एक लड़की की आवाज़ आई, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो? तुम सच में दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खड़ूस होते जा रहे हो। अथर ने जैसे ही आवाज़ सुनी, जल्दी से उस तरफ देखा। सामने लगभग एक 29-30 साल की लड़की खड़ी थी। चेहरे पर भोलापन, मासूमियत और उसके साथ ही तेज तर्रार तेवर लिए वह अथर को घूर कर देख रही थी। और यह कोई और नहीं, आयु थी। अथर ने उसे देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु ने उसे घूरते हुए कहा, भाई जो तुम कर रही हो, तुम मुझे अकेला छोड़ आए। सीरियसली अथर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वेदाक्षी जल्दी से उठी और दौड़कर गई और आयु से लिपटते हुए बोली, चाची आप आ गई? मैंने तो चाचू से कहा था आपको भी लेकर आना चाहिए था। तभी आयु की बगल में खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, मेरा भाई दिन पर दिन सड़ू होता जा रहा है, परेशान करने लगा है हमें। मुझे और भाभी को अकेला छोड़कर यहाँ आ गया। हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा कि वह यहाँ आ रहा है। अथर्व ने दोनों को देखा और बोला, मुझे कुछ शांति चाहिए थी, और तुम दोनों के होते हुए मुझे शांति कैसे नसीब हो सकती है? इसलिए मैं यहाँ आ गया था। और तुम दोनों अकेले नहीं थी, एक दूसरे के लिए तुम दोनों बहुत अच्छी कंपनी हो, ये मैं भी जानता हूँ। कंपनी गई बाहर में, मुझे भी पता है मेरी और नित्या की अच्छी बनती है और तुम इससे जलते हो, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना होता है कि तुम हम दोनों को अकेले छोड़कर वहां से यहाँ आ जाओ। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई दो अबला नारियों को अकेले वहां छोड़ आए तुम? आयु ने उसे देखते हुए मुंह बनाकर कहा। मान निर्णय बड़े इंटरेस्ट के साथ ये सारा नजारा देख रहे थे। मान हैरान था, कल जो आदमी उसे धमकी दे रहा था, आज वह इतना शांत था, आखिर कैसे? तभी राम ने बीच बचाव करते हुए कहा, आयु गुस्सा नहीं करते बच्चा, वह पहले आ गया, उसका केस खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, तुम आ गई ना अब तो तुम्हें यहीं रहना है, और इस बार इसे अकेला मत छोड़ना। उनकी आखिरी की बात सुनते ही अथर्व ने राम को घूरा और बोला, उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है भैया। कौन से एंगल से यह लड़की आपको अबला नारी लगती है? इस लड़की के सामने मैं अबला मर्द लगता हूँ। भूला नहीं हूँ मैं शादी कैसे की है इसने मुझसे। तभी मियाँ ने बीच में कहा, हाँ तो वह तो आपकी गलती थी, आपको ही प्रैंक करना था। आपको पता है ना, भाभी को जब गुस्सा आता है तो वह फिर किसी की नहीं सुनती। अथर्व ने मन ही मन कहा, मेरी तो वैसे भी नहीं सुनती। समझ नहीं आता क्या सोचकर मैंने इस लड़की से प्यार कर लिया था। तभी आयु ने कहा, प्यार सोच समझ कर नहीं होता, समझे तुम? सब लोग हैरानी से आयु को देखने लगे। भला बीच में प्यार कहाँ से आ गया था? भाई अताब ने मुंह बनाया और बोला, अब क्या तुम माइंड रीड भी करने लगी हो? आयु ने उसे देखा और बोली, 26-27 साल हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते रहते,
तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आ सकते हैं वह मैं अच्छे से जानती हूँ, समझे तुम? तो फालतू की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। निर्णय ने सामने का नजारा देखते हुए धीरे से मान के कान में कहा। आप समझ रहे हैं हमारी बीवियों में स्पिरिट कहाँ से आई है? अरे उनकी तो चाची और बुआ भी ऐसी हैं, तो भला हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह दोनों अलग होंगी? मान ने उसे देखा और फिर धीरे से जवाब देते हुए बोला, शुक्रमान, रुद्रा में कम से कम बचपना तो नहीं है। तुझे कम से कम उसका चाइल्ड बिहेवियर तो नहीं झेलना पड़ रहा। यह सब कुछ तो बेदू का काम है। वह पूरी की पूरी बच्ची है। सिया ने उन सबको देखा और बोली, बस करो, बहुत हुआ तुम लोगों का लड़ना झगड़ना। चुपचाप से सब लोग चलकर नाश्ता करो। यह कहकर उसने आयु और नित्या को देखा, फिर बोली, और तुम दोनों जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आयु ने सिया को देखा और वह मासूमियत से बोली, आप अपने देवर की साइड ले रही हो। यह सही बात नहीं है भाभी। सिया ने उसे देखा और बोली, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। वैसे भी तुम दोनों के मामले से मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। दोनों के दोनों मुझे बीच में लेकर मुझे फंसा दोगे। इससे अच्छा है कि तुमसे दूर ही रहा जाए। चुपचाप से तुम और नित्या जाकर चेंज करके आओ और जाकर नाश्ता करो। आयु ने मुंह बना लिया और चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे नित्या भी चली गई। थोड़ी देर बाद नित्या और आयु चेंज करके आ चुकी थी। रुद्रिका ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन मान और निर्णय से करवाया। नित्या ने उन दोनों को देखा और बोली, वैसे मेरे दामाद तो काफी हैंडसम लग रहे हैं। तुम दोनों की चॉइस काफी अच्छी है। ये कहते उसने अपना रुख बेदू और रुद्रिका की तरफ कर लिया था। तभी रुद्रिका ने नित्या के मजे लेने के लिए कहा, वैसे हुआ, आप कब शादी कर रही हो? कब तक कुंवारी रहने का विचार है? आप तो मुझसे और बेदू से बड़ी हो, तो फिर शादी क्यों नहीं की आपने अब तक? अथर्व ने रुद्रिका को देखा और बोला, इसे हम घर वाले झेल लेते हैं, वह काफी है। तुम्हें लगता है कोई और इसे झेल पाएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जिसके पीछे जाएगी उसे पागल करके छोड़ देगी ये लड़की। नित्या ने उसे घूरा और बोली, भाई मैं सच बता रही हूँ, आपकी पापा से पिटाई करवा दूंगी। अधर ने मुंह बनाया और बोला, बचपन से आज तक यही तो करती आई है। एक यही तो काम है जिसमें तू एक्सपर्ट है, और तो तुझसे कुछ होता नहीं। उसके यह कहते ही नित्या उसे घूरने लगी। सिया ने उन दोनों को देखा और बोली, अब लड़ना झगड़ना मत शुरू कर देना, क्योंकि देखो तुम्हारे माँ बाप यहाँ है नहीं और हमसे तुम्हारा झगड़ा सुलझना नहीं है। इसलिए शांति से नाश्ता करो और फिर अपने अपने काम पर जाओ। वैसे भी रुद्रा और बेदू को भी वापस निकलना है। तभी आयु ने कहा, क्यों, तुम दोनों रुक जाओ ना। तभी बेदू बोली, चाची माँ ने कहा कि पहले वापस आ जाना, बाद में अगर रुकना हो तो हम यहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें आज जाना पड़ेगा ना। मान की नजरें उसी पर रुक गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी समझदारी से जवाब देगी। सबने नाश्ता किया और उसके बाद रुद्र और बेदू मान और निर्णय के साथ अपने घर के लिए निकल गईं। यूं तो मान ने सोचा था कि जाते हुए अपनी माँ के मेमोरियल पर जाएगा। मीनाक्षी को भी उसका वहां ले जाने का प्लान था, लेकिन गिरजा जी ने जब उसे मना कर दिया था तो उसने एक बार के लिए ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। फिर उसने यह भी सोचा कि जब वह दोनों ठीक से इस रिश्ते को अपना लेंगे तब वह बेदू को वहां लेकर जाएगा। यही सोचकर उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। वह सब जल्दी ही घर पहुंचे और मान, निर्णय और रुद्रा तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गए। घर पर रह गई वेदाक्षी, जो अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी वेदाक्षी का फोन बजा। उसके फोन पर अथर्व का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल किया तो अथर्व ने उधर से कहा, तेरे साथ अकेले बात करने का मौका नहीं मिला तो हम मिले कहीं, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुझसे। वेदू ने कंफ्यूजन में कहा, क्या हुआ चाचू, सब ठीक है ना? क्या चाची से लड़ाई हो गई? अथर्व ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, उसे मैं संभाल सकता हूँ। मुझे तुझसे बातें करनी है। तेरी लाइफ में इतना बड़ा फेस अचानक से आ गया, बस इसलिए। वेदाक्षी उसकी टेंशन समझ रही थी, इसलिए उसने उसे मना नहीं किया और बोली, ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। अम्यूजमेंट पार्क चलें? अथर्व ने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वहां जाकर तुझे सिर्फ मस्ती करनी होती है। मुझे तुझसे बात करनी है शांति से। शाम को पार्क में मिलते हैं। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, ठीक है। अथर्व ने मुस्कुराकर फोन रख दिया और बेदू के दिमाग में ये चलने लगा कि आखिर वह उससे क्या पूछना चाहता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब बेदू के दिमाग में यही बातें चल रही थी। खैर, शाम को वह पार्क में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद अथर्व भी आ चुका था और हमेशा की तरह वह उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया था। वेदाक्षी खुश हो गई और तुरंत खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगी। अथर्व और वह दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ गए। अथर्व ने उसे देखा और फिर कहा, तूने मना क्यों नहीं किया इस शादी के लिए?
बेदाक्षी आइसक्रीम खाते खाते रुक गई और फिर उसकी तरफ देखा, फिर उसे जवाब देते हुए बोली, क्योंकि राम अंकल की रेपुटेशन का सवाल था। अथर्व ने गहरी सांस भरी और बोला, और तेरी जिंदगी का क्या? उसके बारे में क्या सोचा तुमने? तुझे तो अभी शादी नहीं करनी थी ना? फिर मान के साथ क्या खुश है तू? वेदाक्षी ने कुछ पल सोचा। मान के साथ बिताया अब तक का हर पल उसके जहन में ताजा हो गया, और उससे भी ज्यादा वह पल उसके दिमाग में घूमने लगा जब मान ने उसे बेदान से बचाया था। उसने गहरी सांस ली और फिर खोई खोई सी आवाज में बोली, चाचू अगर मैं कहूँ तो वह बहुत अच्छा है तो। अथर्व उसे देखने लगा। तभी वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, शुरू शुरू में मुझे बहुत चिढ़ होती थी। सच कहूँ तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया था, किसी एक शख्स से प्यार करके। लेकिन वक्त रहते संभल गई, सच्चाई से सामना हो गया। उस इंसान के लिए मैंने दी और मान दोनों से लड़ गई थी, जबकि वह दोनों तो मुझे सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कुछ भी, मुझे बस इतना बता, क्या तू इस रिश्ते में खुश है? क्या तू निभा पाएगी ये रिश्ता? वेदू गहरी सांस भरी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वह इंसान मेरा ख्याल रखता है, मेरी परवाह करता है, मेरी छोटी छोटी जिद पूरी करता है। बस वह मुझसे एक मौका चाहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिल में क्या है। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, तो फिर मेरी बात मानेगी? वेदू उससे सवालिया नजरों से देखने लगी। तो अथर्व बोला, मुझे नहीं पता मान कैसा है, एक दिन में मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोई आदमी कैसा हो सकता है। लेकिन अगर कभी भी तुझे यह लगे ना कि तुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, तो मुझे बोलना, मैं कभी भी तुझे जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहने दूंगा। वेदाक्षी मुस्कुराई और बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जबरदस्ती इस रिश्ते में हूँ? हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन मान की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं चाचू। वह आदमी कैसा है, मैंने इतने दिनों में उसे जान लिया है। मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है वह, और मैं सच कह रही हूँ, अगर मान ऐसा है तो मैं जरूर इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह संभाल लेगा मुझे। मैं जितनी बिखरी हुई और अस्त व्यस्त रहती हूँ ना, वह उतना ही सुलझा हुआ और सबको समेट कर रखने वाला है। तो बस मुझे लगता है मैं एक मौका दे सकती हूँ उसे, और मैं जरूर दूंगी। अथर्व कुछ पल उसे देखता रहा। मान के बारे में बात करते उसकी आंख में एक अलग सी चमक थी। अथर्व ने मन ही मन कहा, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। अगर उस इंसान ने तुझे जरा सा भी हर्ट किया ना, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह दोनों थोड़ी देर यूं ही बातें करते रहे, लेकिन वेदू को आज अपने मन की बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वह इस रिश्ते को एक मौका जरूर देगी। मान के साथ अपने रिलेशन को जरूर संभालेगी, लेकिन उसने अब तक ये मान को नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद वह वापस घर आ चुकी थी। जब तक वह घर आई, तब तक मान भी घर लौट आया था। वह अपने कमरे में गई, तब तक वो चेंज कर चुका था। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, आप कब आए? मान ने उसे देखते हुए कहा, बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम कहाँ गई थी? बेदू ने तुरंत कहा, चाचू से मिलने। उन्होंने कहा था कि उन्हें मिलना है मुझसे, इसलिए। मान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे चाचू कुछ अजीब नहीं है? वेदाक्षी ने उसे अजीब तरह से देखा, तो मान ने जवाब देते हुए कहा, मतलब कल वह मुझे पूरे टाइम घूर रहे थे, धमकाया भी मुझे। मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। बेदू ने उसे देखा और बोली, हाँ, वह मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। मुझसे भी तुम्हारे बारे में बहुत सवाल जवाब किए हैं उन्होंने। और तुमने क्या कहा? मान ने तुरंत पूछा। बेदू ने बात टालते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। ये कहते हुए वह बाथरूम की तरफ बढ़ने को हुई कि मान ने अचानक ही उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके सीने से आ टकराई। मान ने अपने हाथ उसकी कमर पर बांधते हुए कहा, सवाल का जवाब देकर जाओ। मुझसे भागना कब बंद करने वाली हो तुम? सिर्फ एक मौका ही तो मांग रहा हूँ तुमसे। कोशिश तो करो बेदू, मुझे यकीन है कि हम ये रिश्ता संभाल लेंगे। वेदाक्षी कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती रही। मान की आंखों में सच में कुछ तो अलग सा था। वह सच में इस रिश्ते को संभालना चाहता था। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। मान उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तो वह आगे बोली, अगर मैंने आपको मौका ना दिया होता तो मैं यहाँ नहीं होती। चाचू मुझे अपने साथ ले जा चुके होते और आपके पास सीधे डाइवोर्स पेपर आते। ये कहते हुए उसने मान से खुद को छुड़ाया और बाथरूम में चली गई। मान कुछ पलों तक शॉक्ड वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वेदाक्षी ने कहा था
क्या वह उसे एक मौका देने के लिए मान गई थी? उसके दिमाग में अभी भी यही सवाल चल रहा था। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वह खुश था कि कम से कम उसने हाथों की, और मान को भरोसा था कि अब वह इस रिश्ते को संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी कपड़े बदल कर आई तो मान ने उसके पास जाते हुए फिर से कहा, तुम सच में, मतलब तुमने जो अभी कहा वह सच है? बेतू ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा ना, फिर दोबारा से क्यों पूछना? माँ ने तुरंत कहा, बस एक बार दोबारा कह दो, मुझे तसल्ली तो हो जाए कि तुम जो कह रही हो वह सच में कह रही हो। मैं तुम्हारे मूड स्विंग अच्छे से जानता हूँ। मैं नहीं झेल पाऊंगा अगर तुमने मस्ती मजाक में या फिर अपने मूड स्विंग के चलते कहा है तो। बेदाक्षी ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ पलटते हुए उसे देख कर आराम से बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैं देना चाहती हूँ इस रिश्ते को एक मौका। जब एक गलत इंसान को मौका दे सकती हूँ तो आपको क्यों नहीं? लेकिन प्लीज, इस बार मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे मेरा भरोसा टूट जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मैं फिर कभी किसी और पर भरोसा कर पाऊंगी। अचानक ही उसकी यह बात सुनकर मान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तभी वेदू ने कहा, यह सब छोड़िए, मुझे भूख लगी है मुझे। चलिए खाना खाने चलते हैं। सब लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। यह कहते उसने मान का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। लेकिन मान के दिमाग में बेदागसी की वह बात चल रही थी कि शायद इसके बाद वह किसी पर भरोसा न करे। वह दोनों नीचे आए और आकर सबके साथ खाना खाने बैठ गए। बेदागसी ने जल्दी से कहा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तो खाने को बैठ पहले। मुझे ये बता कि खाने के नाम पर तुझे कब भूख नहीं लगती? जब देखो तब भूख लगती है, भूख लगती है करती रहती है। उसकी बात सुनकर जहाँ सब लोग हंस पड़े, वह बेदाक्षी का मुंह बन गया। रुद्रिका ने उसे खाना परोसा और बोली, आप आराम से खा ले। सब लोगों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद सब अपने कमरे में जाने को हुए कि तभी अंशिका ने उन सबको रोकते हुए कहा, भाई बड़े दिन हो गए, चलो ना मूवी देखते हैं। मान ने उसे देखा और बोला, नहीं अंशु, काफी लेट हो गया है, चुपचाप से जाकर सो जाओ, हम फिर कभी मूवी देखेंगे। तभी वेदाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और हिलाते हुए बोली, नहीं अभी देखेंगे, चलो ना मूवी देखते हैं, मजा आएगा, सब लोग साथ में देखते हैं। मान ने उसे भी मना करने की कोशिश की, लेकिन वेदाक्षी जिद पर अड़ गई थी। अंशिका ने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई अब तो भाभी भी बोल रही हैं, अब तो चलो ना। मान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसे उनकी बात माननी पड़ी और वह सब लोग थिएटर में आ गए। अंशिका ने जाकर एक मूवी लगाई और सब लोग साथ में बैठकर मूवी देखने लगे। लेकिन उस मूवी का एक सीन देखकर मान बेचैन हो गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। जब मूवी खत्म हुई तो वह लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए। लेकिन मान की तो पूरी रात करवट बदलने में निकल गई। उसके जहन में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या, यह कोई नहीं जानता था। उसने बेदाक्षी को देखा जो आराम से सो रही थी। माँ ने उसकी तरफ करवट बदली और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को सहलाकर बोला, तुमने ये मौका दिया है, उम्मीद करूंगा कि हम मिलकर हमारा यह रिश्ता संभाल लें। पता नहीं क्यों तुम्हें खोने से डरने लगा हूँ। मान बस उसे देखता रहा और उसे देखते देखते न जाने कब उसे नींद आई। उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। सुबह लगभग 5 बजे मान हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। सांस काफी तेज चल रही थी। उसने जल्दी से अपने बगल में देखा। बेदू सुकून से सोई हुई थी। मान ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, ये क्या था? मैंने अभी अभी क्या देखा? वह मुझसे दूर जा रही थी। नहीं, मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मान के मन में न जाने क्यों यह डर और गहरा हो गया था कि बेतू उससे अलग हो जाएगी, जबकि बेदाक्षी खुद उसे एक मौका देने को तैयार थी। मान ने टाइम देखा तो उसके जहन में उसकी चाची की कही हुई बात आई, सुबह के सपने अक्सर सच हो जाया करते हैं। और ये याद आते ही मान और ज्यादा बेचैन हो गया। बेचैनी भी ऐसी थी कि जिसका उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस वक्त बेदू उसके पास थी, लेकिन ऐसा सपना उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। और बेदाक्षी का दूर जाना तो वह वैसे भी सहन नहीं कर सकता था। खैर, अब उसे सोने को कोई मन नहीं था। वह उठा और उठकर जिम चला गया। लगभग 6:30 बजे अपने कमरे में वापस आया, तब भी बेदाक्षी सो ही रही थी। उसने उसे जगाते हुए कहा, वेदू उठ जाओ, 6:30 हो गए हैं, कब तक सोती रहोगी? ये कहते उसने अपने कपड़े निकाले
और बाथरूम में चला गया। लेकिन वेदाक्षी कसमसाई और फिर से सो गई। भला इतनी आसानी से उसे कौन जगा सकता था। मान नहाकर आया और तैयार होने लगा। उसने बेदू को फिर से जगाते हुए कहा, उठ जाओ बेदू, सुबह हो गई है। फिर बोलोगी कि उठने में लेट हो गई। अब जगा रहा हूं तो उठ नहीं रही हो। मान के वो बार बार बुलाने से वो करवटें बदलने लगी थी। उसकी नींद कच्ची हो गई थी, लेकिन थकार कर आखिर में वह उठ ही गई। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, क्या टाइम हुआ है। मान ने उसे देखा और फिर बोला, 7 बज गए हैं। वेदाक्षी ने उबासी ली और फिर उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। 2 दिन के बाद वेदू की भी लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली थी और वह प्रैक्टिस वैथर्व के अंडर कर रही थी। वैसे भी अथर्व इंदौर का जाना माना वकील था, इसलिए वेदाक्षी को उससे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता था। वेदू भी अपनी तैयारी में लग चुकी थी। 2 दिन बाद उसे अपनी प्रैक्टिस जो स्टार्ट करनी थी, वह कुछ देर तो अपने कमरे में अपने कामों में लगी रही, लेकिन फिर नीचे चली गई। गिरजा जी ने उसे देखा तो बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें। वेदाक्षी ने नामे गर्दन हिलाई और उनके पास आकर बैठ गई। गिरजा जी ने उसे देखकर कहा, क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम। वेदाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी के बारे में नहीं पता। पता नहीं जब पता लगेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे मान की मम्मी पापा कहाँ हैं। क्या वह हमेशा से आपके साथ ही रहते आए हैं। उसके अचानक से सवाल पूछने पर गिरजा जी थोड़ी शॉक्ड हो गई। उन्होंने उसे देखकर कहा, अचानक से तुम्हारे मन में यह बात कहाँ से आई और तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। वेदाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक से यह बात दिमाग में आई तो पूछ लिया। वो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने माँ पापा के बिना बहुत मुश्किल से रह पाती हूँ। मुझे उनकी याद भी आती है। मान के मुंह से मैंने कभी उसके मम्मी पापा का जिक्र नहीं सुना, बस इसलिए आपसे पूछा। गिरजा जी ने उसे देखा और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, यह सब कुछ तुम उसी से पूछना, बेहतर होगा अगर वह तुम्हें ठीक से समझाए और सब बताए। इसलिए मुझसे ये सब बातें पूछने का कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है, वह मुझे चाची माँ कहता है। मैं भी उसकी माँ से कम नहीं हूँ। वेदाक्षी कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो। गिरजा जी मुस्कुरा दी। इधर ऑफिस में मान परेशान सा बैठा था। उसके जहन में वह सपना नहीं निकल रहा था और रात को जो बेदू ने उससे बात कही, वह भी बार बार उसके जहन में आ रही थी। वह इतना परेशान था कि अपना ध्यान काम पर नहीं लगा पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इतना बेचैन आज से पहले वह कभी नहीं हुआ था। निर्णय उसके पास एक फाइल लेकर आया, लेकिन जब उसने मान को यूं खोया खोया सा देखा तो पूछ बैठा, तुझे क्या हुआ है। मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वेदू के साथ लड़ाई हुई है क्या। मान ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, लड़ाई होती तो मैं संभाल लेता यार, लेकिन जो फील कर रहा हूँ वह बहुत अलग है। अजीब सा डर है, उसे खोने का डर है। कल उसने कहा कि वह इस रिश्ते को एक मौका देगी, लेकिन इसके बाद उसने यह कहा कि अगर इस बार उसका भरोसा टूटा तो वो फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही है। निर्णय ने उसे अजीब तरह से देखा और बोला, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है, पूरी बात तो बता, क्या हुआ है। मान उठा और अपनी उस केबिन की बड़ी सी मिरर विंडो के पास जाकर बिल्डिंग के नीचे देखते हुए बोला, सुबह अजीब सा सपना देखा। मैं मुझसे दूर जा रही थी और चाची माँ अक्सर कहती हैं कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। तब से और ज्यादा बेचैन हूँ। निर्णय ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुझे भी पता है। तभी मान ने कहा, अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा। यह शादी कैसे हुई तुझे पता है ना, सब कुछ पहले से पता है ना तुझे। उसकी बात सुनकर निर्णय अचानक से अपनी शादी के उस फ्लैशबैक में चला गया। फ्लैशबैक। मान के रिश्ते की बात चल रही थी। घर में सब लोग काफी खुश थे। निर्णय इन दिनों कुछ अनमना सा जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अपने भाई की खुशियों में वह खुश नहीं था। बात बस इतनी थी कि उसकी लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम चल रही थी, जिनके साथ उसे खुद ही डील करना था। इसलिए जिस दिन मान और बाकी सब रिश्ता देखने के लिए और रुद्रिका को देखने के लिए गए, उस दिन निर्णय उनके साथ नहीं था। वह किसी काम में फंसा हुआ था और इस वजह से वह जा नहीं पाया। लेकिन जब उसे पता लगा कि रिश्ता फिक्स हो गया तो वह काफी खुश हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि लड़की कौन है। उसने मान को देखा और उसे गले लगाते हुए बोला,
कांग्रेचुलेशंस भाई, अब तो मेरा भाई भी दूल्हा बनेगा। मान बस हल्के से मुस्कुराकर रह गया। निर्णय को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई और बात होगी। उसने इतना ध्यान नहीं दिया। दिन बीत गए, एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी और एंगेजमेंट का दिन आ गया। सब लोग तैयार थे। एंगेजमेंट शेखावत मेंशन में ही रखी गई थी। सब लोग तैयार होकर वहां पहुंचे। निर्णय पहले ही उस घर को देखकर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह सब अंदर गए और फंक्शन स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद जब मान के बगल में रुद्रिका को बैठाया गया, तो निर्णय के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह सच में रुद्रिका को वहां देखकर हैरान था। वही रुद्रिका खुद उसे देखकर हैरान थी। खैर, दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी, लेकिन निर्णय और रुद्रिका दोनों बेचैन थे। रुद्रिका सबकी नजरों से बचते बचाते निर्णय के पीछे गई। उसने पीछे से निर्णय को आवाज लगाते हुए कहा, निर्णय मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। निर्णय ने उसे बाजू से पकड़ दीवार से लगाया और गुस्से से बोला, क्या सुनूं और क्या देखूं? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगी। रुद्रा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कोई मूव ऑन नहीं किया है। वह तुम थे जो मुझसे ब्रेकअप करने चले गए और अब तुम मुझे सुना रहे हो। भूलो मत यह बात कि अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया होता तो मैं पापा को हमारे बारे में बता देती। लेकिन जब तुम मुझसे अलग ही हो गए थे तो मैं क्या बताती उनको, और तुम्हें लगता है कि फिर मेरी वो सुनते? निर्णय ने उसे देखा और बोला, एक बार बात तो कर सकती थी मुझसे। यूं ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वह भी मेरे ही भाई से। तुम्हें और कोई मिला नहीं पूरी दुनिया में? रुद्रिका ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। सिर्फ उसकी बातें अक्सर तुम्हारे मुंह से सुनी है। मैं कभी उससे मिली नहीं थी, इसलिए तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मुझे पता होगा कि वो तुम्हारा भाई है। निर्णय ने उसे देखा और खुद के गुस्से को काबू करते हुए बोला, यू नो वाट रुद्रा, तुमने ये ठीक नहीं किया। लेकिन अब जो भी है, तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी हो। सो कांग्रेचुलेशंस। बहुत जल्द तुम राजावत खानदान की बहू बनोगी। ये कह वो वहां से गुस्से से चला गया। रुद्रा उसे ना तो रोक पाई और ना ही कुछ समझा पाई। रुद्रा परेशान थी। उसने निर्णय से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन निर्णय बात करने को तैयार नहीं था। एक दिन घर वालों ने शादी की डेट भी फिक्स कर दी। रुद्रा अब और ज्यादा घबरा रही थी। उसने जोश जोश में शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, क्योंकि वह निर्णय से नाराज थी। लेकिन जब उसे पता लग रहा था कि निर्णय के अलावा वह किसी और की हो ही नहीं सकती थी, हालात तो निर्णय की भी ठीक नहीं थे। वह कुछ अनमना सा और बुझा बुझा सा रहने लगा था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। वही मान के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह शादी कर क्यों रहा था। मान ने खुद से ही कहा, क्या मैंने जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लिया? चाची माँ ने पूछा और मैंने हाँ कर दी। लेकिन अब इतना अजीब लग रहा है। वह अपनी फीलिंग्स में उलझा हुआ था। शादी के अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन दोनों ही भाइयों ने ना तो एक दूसरे से ढंग से बात की थी और ना ही अपने मन की बात कह पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि निर्णय मान से नाराज था या फिर मान निर्णय से नाराज था। मान को तो असल में निर्णय के मैटर का पता ही नहीं था, और निर्णय बेचारा ये सोच रहा था कि मान को बताए कैसे कि वह जिस लड़की से शादी कर रहा है वह उससे प्यार करता है। क्या यह अजीब नहीं होने वाला था? इधर रुद्रिका भी परेशान थी। उसने निर्णय को फोन लगाया, लेकिन निर्णय ने फोन नहीं उठाया। वह जानबूझकर उसके कॉल इग्नोर कर रहा था। तभी रुद्रिका ने एक मैसेज ड्रॉप करते हुए लिखा, या तो मुझसे मिल लो या फिर मेरी डोली नहीं आरती देखना। उसका यह मैसेज पढ़कर निर्णय घबरा गया था। उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया तो रुद्रिका ने बस उससे मिलने के लिए कहा। निर्णय ने इस बार उसे मना नहीं किया। रुद्रा और निर्णय दोनों एक शांत सी जगह पर एक दूसरे से मिलने आए। रुद्रा ने निर्णय को देखा और बोली, मैं नहीं कर रही है शादी, मुझसे नहीं होगा। तुम अपने भाई से बात करो ना। मैंने गुस्से में यूं ही कह दिया था, कर दी थी शादी के लिए हाँ। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था तब तक तो हम अपना झगड़ा ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्लीज निर्णय, तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। हाल तो कुछ निर्णय का भी ऐसा ही था। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, शादी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अब तुम मुझसे आकर ये कह रही हो। कल तुम्हारी मेहंदी और संगीत का फंक्शन है और तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। बाहर में गया सब कुछ। मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे बस यह शादी नहीं करनी। मुझे तुमसे शादी करनी है, रुद्रिका ने झल्लाकर कहा। निर्णय ने उसे देखा और बोला, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता रुद्रा।
तुम्हें जो ठीक लगे वह तुम कर सकती हो। अपने पापा को इस शादी के लिए मना कर दो। रुद्रिका ने उसे देखा और चिढ़कर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दोनों घर की रेपुटेशन का सवाल है। न मेरे पापा कोई आम इंसान है और ना ही तुम्हारा भाई। जानते हो इसका कितना असर होगा दोनों परिवारों पर, दोनों के बिजनेस पर। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तो फिर रहने दो। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। हमारे बीच जो कुछ था वह जैसा भी था खूबसूरत था। लेकिन तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी हो, ये मत भूलो। क्योंकि हम एक साथ सब कुछ नहीं बचा सकते। इसके बाद हम सीधा तुम्हारी शादी में मिलेंगे। ये कहते हुए निर्णय वहां से पलटकर चला गया। उसने एक बार भी मुड़कर रुद्रा को नहीं देखा, जबकि रुद्रिका की आंखों में आंसू थे। उसे शायद अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। निर्णय घर लौटा तो उसे मान दिखा। उसने इन दिनों इतना तो नोटिस किया था कि मान भी कुछ ठीक नहीं था। मान ने निर्णय को देखा, फिर बोला, तू कहाँ से आ रहा है इस वक्त? निर्णय ने बात टालते हुए कहा, कहीं नहीं, बस ऐसे ही गया था। मान ने उसे कुछ देर तक देखा, लेकिन फिर कुछ कहा नहीं। तभी निर्णय ने कहा, माँ पापा कहाँ गए और अंशु कहाँ है? सब मंदिर गए हैं। माँ ने उसे छोटा सा जवाब दिया। निर्णय ने ओके कहा और कमरे की तरफ बढ़ने को हुआ। तभी मान बोला, सुन। निर्णय के कदम रुक गए तो मान उसे देखकर बोला, चल बैठते हैं थोड़ी देर। काफी दिन हो गए बातें किए हुए। निर्णय ने भी उसे मना नहीं किया और दोनों भाई आकर गार्डन में बैठ गए। मान सिर झुकाकर बैठा था और कुछ सोच रहा था, जबकि निर्णय की नजरें उस पर ही थीं। वह जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। वह पहले से खुद दुविधा में था और मान को इस तरह देखना उसे काफी अजीब लग रहा था। निर्णय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ है भाई? तुम ऐसे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या बड़ी माँ की याद आ रही है? उसने यह सवाल इसलिए किया क्योंकि मान अक्सर उदास होता था, तो उसके पीछे का यही कारण होता था कि उसे अपनी माँ की याद आ रही होती थी। लेकिन जब भी ऐसा होता वह उस मेमोरियल पर चला जाता था। लेकिन इन दिनों वह वहां भी नहीं गया था। माँ ने उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं शादी नहीं करना चाहता। निर्णय ने उसकी बात सुनी तो सुनकर हैरान रह गया। उसने हैरानगी से कहा, क्या? पर क्यों? तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है और 2 दिन बाद शादी है, और तुम अब कह रहे हो कि शादी नहीं करना चाहते। पर क्यों? माँ ने उसे देखा, फिर बोला, हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। निर्णय ने जैसे ये सुना उसने एक जोरदार मुक्का मान के मुंह पर दे मारा। मान निर्णय की हरकत पर हैरान रह गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है ये? निर्णय ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, साले तेरे लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ने तक को तैयार हूँ, और तू है यहाँ पर अब बोल रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी। वह भी तब जब सब कुछ फिक्स है और शादी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस बार हैरान होने की बारी मान की थी। वह हैरानी से निर्णय को देखने लगा। उसे कुछ पल तो समझने में लग गए कि निर्णय ने उसे क्या कहा। वह हैरान सा निर्णय को देख रहा था, जबकि निर्णय गुस्से में उसकी कॉलर पकड़े खड़ा था। लेकिन अगले ही पल मान ने अपने कॉलर उसके हाथों से छुड़वाई और बदले में गुस्से से उसके कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तूने? इतने दिनों से क्या साले तूने अपने मुंह में दही जमा रखी थी? बोल नहीं फूट रहे थे तेरे मुंह से? यूं बावरा हुआ इधर से उधर घूमे जा रहा था, किसी से ना कुछ बोल रहा था ना कुछ और। आज तू आकर मुझे कह रहा है कि तू मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ रहा है। मैंने कहा था तुझे कि तुम मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, अपने प्यार की कुर्बानी दे दे। बड़ा महान बनने का शौक चढ़ा है तुझे। ये कहते उसने एक खींच कर थप्पड़ निर्णय के मुंह पर दे मारा। निर्णय अपने गाल पर हाथ रखे हैरान सा उसे देखने लगा। अब तो दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो चुके थे और एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। निर्णय ने दांत भींचते हुए कहा, तो तुमसे पहले नहीं कहा जा रहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी थी? तो किसका इंतजार कर रहे थे तुम? शादी हो जाने का? हाँ तो तुम भी बोल सकते थे ना कि रुद्रिका से प्यार करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो। और वह बेवकूफ लड़की, उसने भी कुछ नहीं कहा और शादी के लिए हाँ कर दी। क्या दोनों ने अपना दिमाग बेचकर छोले भटूरे खा लिए थे क्या? मान ने चिढ़कर कहा। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को मारते पीटते थक हार कर दोनों भाई एक दूसरे से टिककर बैठ गए। तभी निर्णय ने धीरे से कहा, भाई 2 दिन बाद शादी है। मैं आज ही रुद्रिका को मनाकर आया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मान ने झल्लाकर कहा, हाँ दिमाग की तो कमी है ही तुम में। मुझसे पूछ नहीं सकते थे? एक बार बात कर सकते थे ना। हर बार तो अपनी हर बात आकर बताते हो। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई कैसे मुझसे?
निर्णय ने उसे सामने आते हुए देखा और बोला, अच्छा हो गई गलती, माफ करो यार। अब बस सॉल्यूशन बताओ कि क्या किया जाए। तुमको शादी करनी नहीं है, रुद्रा को भी ये शादी नहीं करनी है, मुझे मेरा प्यार नहीं खोना, तो हम करें क्या, वह बताओ। माँ ने उसे देखा और बोला, बहुत प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिचुएशन से निकला कैसे जाए। मुझे पता है ना, कल शाम को मेहंदी और संगीत का फंक्शन है, फिर हल्दी और फिर शादी, और इतने कम टाइम में हम घर वालों को भी नहीं कन्विंस कर पाएंगे। ये जो रायता फैल चुका है ना, वह पता नहीं कैसे समेटेंगे हम लोग। निर्णय ने कुछ सोचा और फिर बोला, वैसे तुम रुद्रा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? वह बहुत अच्छी लड़की है, देखने में भी सुंदर है, फिर मना करने का रीजन क्या है? और आप सिंगल ही तो हो, कौन सा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा ही था कि अचानक से वो मान को देखकर बोला, एक मिनट, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तूने मुझसे कुछ छुपाया है? मान ने उसे देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है निर्णय, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मैं किसी और को पसंद करता हूँ। यह सुनकर तो निर्णय को 440 वोल्ट का झटका ही लगा। उसने हैरानी से कहा, तुम और किसी को पसंद करते हो? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? ये कहते उसने खुद को ही चिकोटी काटी और चिल्लाकर बोला, यह तो सच है, यह सपना नहीं हकीकत है। मान ने उसे देखा और बोला, शांत हो जा, जिसे पसंद करता हूँ अगर उसका नाम सुनोगे तो और ज्यादा हैरान हो जाओगे। अब तो निर्णय को यह भी जानना था कि वह किसे पसंद करता है। उसने झट से कहा, बताओ तो कौन है वह लड़की जो मेरे भाई के मन को भा गई? मान ने उसे देखा और फिर धीरे से बोला, रुद्रिका की छोटी बहन वेदाक्षी, वेदाक्षी राणा, मैं उसे पसंद करता हूँ। यह सुनकर निर्णय और ज्यादा हैरान था। उसने हैरानी से कहा, तुम वेदाक्षी को पसंद करते हो? लेकिन कब, कैसे, ये सब कब हुआ? माँ ने गहरी सांस ली और बोला, यह सब बात की बात है, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इम्पोर्टेंट यह है कि इस फैले हुए रायते को समेटा कैसे जाए, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकता, और यह जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम रुद्रिका से प्यार करते हो। निर्णय ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम करते हैं यार, हम दोनों अपनी अपनी बंदी भगा लेते हैं। मैं रुद्रिका से शादी कर लूंगा और तुम बेदू से कर लेना, मामला सॉर्ट आउट। मां ने उसे घूरते हुए उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, दिमाग खराब है तेरा, मैंने जो बात कही वह समझ नहीं आई तुझे? मैं वेदाक्षी को पसंद करता हूँ, वेदाक्षी की तरफ से ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, और रुद्रिका को तू अगर भगा कर ले जाएगा, तुझे लगता है कि घर वाले तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, समझा? निर्णय ने कुछ परेशान होते हुए कहा, तो फिर क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो रुद्रिका को भी मना कर दिया, वह भी नाराज ही होगी। अगर हम कुछ प्लानिंग भी करते हैं तो उसे भी तो मनाना पड़ेगा। मान ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। निर्णय उसे देखने लगा तो मान बोला, हम दोनों दुल्हन रिप्लेस कर देते हैं। निर्णय ने हैरानी से कहा, क्या, ब्राइड रिप्लेस? आर यू सीरियस मान? और ये कैसे पॉसिबल होगा? तुमने तो कहा वेदाक्षी के मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तो फिर? माँ ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन अपनी बहन से तो वह बहुत प्यार करती है ना। रुद्रिका अगर उससे बात करेगी तो मैं मान जाएगी, और मेरे पास बेस्ट आइडिया है। शादी के दिन तुम रुद्रिका को लेकर मंदिर में शादी करोगे, और मंडप पर रुद्रिका की जगह वेदाक्षी बैठेगी, जिसे कन्विंस करना रुद्रिका का काम है, और रुद्रिका को कन्विंस करना तुम्हारा काम है। तो समझे तुम कुछ? निर्णय ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन वेदाक्षी मानेगी क्यों? वह भला तुमसे शादी करेगी क्यों, जबकि वह तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं है? मान ने उसे देखा और बोला, वह इसलिए मानेगी क्योंकि उससे रुद्रा यह कहेगी कि उसकी शादी होने के बाद वह टाइम से आकर मेरी और वेदाक्षी की शादी रुकवा देगी। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम दोनों टाइम पर घर ना पहुंचो, क्योंकि मुझे वेदाक्षी से शादी करनी है, समझे? निर्णय अपना माथा पकड़कर बैठ गया और उसे देख बोला, भाई इसमें बहुत रिस्क है, और अगर शादी के बाद वेदाक्षी मुकर गई तब? वह सब मेरी हेडेक है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू बस उतना करेगा जितना मैंने कहा है, और तेरे पास सिर्फ दो रातें हैं रुद्रिका को अपनी बात मान जाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, समझा? इसलिए उसे जल्द से जल्द कन्विंस करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें वेदाक्षी को भी कन्विंस करना होगा, ताकि वह रुद्रिका की जगह मंडप पर बैठे। निर्णय ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। संगीत के टाइम मुझे मौका मिल जाएगा और मैं रुद्रिका को कन्विंस जरूर कर लूँगा, और फिर हमारे पास मौका होगा वेदाक्षी को कन्विंस करने का। और फिर परसों यानी कि
शादी के दिन सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा। मान ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वही होगा जो हमने सोचा है। तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा और मुझे मेरा। यह बात मान ने मन ही मन खुद से कही। निर्णय मुस्कुराया और उसके गले लगते हुए बोला, क्या मस्त प्लानिंग की है तूने, लेकिन उम्मीद करूंगा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक रहे। मान ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, सब कुछ ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन रात को सब लोग संगीत के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। इधर संगीत शुरू हो चुका था, लेकिन निर्णय मौका ढूंढ रहा था रुद्रा से बात करने का, और उसे वह मौका मिल भी गया। वह रुद्रा को पकड़कर एक कोने में ले गया। रुद्रा ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो निर्णय बोला, बाद में जितना सुनाना है सुना लेना, मना नहीं करूंगा। और सुबह की गलती के लिए सॉरी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास एक बेस्ट प्लान है। रुद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह यह आदमी उसे मना करके गया था और अब यह प्लानिंग के साथ आया था। निर्णय ने उसे देखा और बोला, शादी वाले दिन हम दोनों यहाँ से छुपकर निकलेंगे और मंदिर में जाकर शादी करेंगे। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो? यहाँ पर अगर किसी को पता लगा तो बवाल हो जाएगा। दोनों घरों की इज्जत का सवाल है निर्णय, यह कोई खेल नहीं है। निर्णय ने उसे देखा और बोला, जानता हूँ, इसलिए तो पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ। तुम्हारी जगह मंडप में वेदाक्षी बैठेगी। यह सुनकर रुद्रा और ज्यादा हैरान थी। वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है। उसने हैरानी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वेदाक्षी की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।